नमस्कार, स्वागत है आपका राज टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। मैं लेके हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और रुक करते हैं सबसे पहले गोवा की खबर का, जहां आज पारुल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा की पहली निजी यूनिवर्सिटी पारुल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। केपे स्थित कैंपस में 509 छात्रों का एडमिशन हो चुका है, जिनमें से 75% गोवा के ही हैं। सीएम सावंत ने कहा कि यह संस्थान न केवल शिक्षा बल्कि रोजगार का भी केंद्र बनेगा। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि राज्य में 2 और निजी यूनिवर्सिटी को अनुमति दी गई है। More than 70% of the students are Goan students. इसीलिए भी उनका अभिनंदन करता हूँ। गोवा के स्टूडेंट्स को उन्होंने सब्सिडाइज फीस जो रखी है, ये भी वो ऐसे ही सब्सिडाइज फीस हमेशा के लिए रखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा गोवन स्टूडेंट्स इस तरह के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन दें। ये भी मैंने उनको कहा है। In future, the faculty also, of course, there is at present there is a 70% of the faculty is from the Goan faculty. So मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने गोवन लोगों को प्रीफरेंस दिया। This is not an industry, but this is an educational institution, और educational institute में जब एस्टैब्लिश होता है तो गोवन स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पढ़ने का मौका मिलता है। और इवन दो द न्यू जॉब वेर क्रिएटेड बाय देम, और इन फ्यूचर जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होंगे, दे विल बी दे विल गो इन द स्टार्टअप इनोवेटर्स, दे विल स्टार्ट देयर ओन एंटरप्रेन्योर्स, इवन दो दे विल गो आउट ऑफ इंडिया इन इंडिया एट अ डिफरेंट पार्ट। तो दैट गोवन स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं फिर एक बार पारुल यूनिवर्सिटी डॉक्टर देवांशु पटेल और उसके पूरे मैनेजमेंट, इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज पहला उनका कैंपस जो एक्सट्रीम रूरल सांगे तालुका इधर एक्सट्रीम रूरल तालुका ऑफ कैपे तालुका इज एक्सट्रीम रूरल ब्लॉक ऑफ द गोवा, वहाँ उन्होंने स्टार्ट किया, इसलिए भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रेवोल्यूशनरी गोवा के सचिव विशेष नाइक और शैलेश नाइक ने कामशैली कोदार जाकर किसानों की खेती का निरीक्षण। उन्होंने कहा कि पार्टी किसानों की हर समस्या में उनके साथ खड़ी रहेगी और न्याय दिलाएगी। किसानों ने यह भी बताया कि वह खेती में चुनौतियों का सामना कर खेती कर रहे हैं। कोडार विलेज में आईआईटी का प्रोजेक्ट आने को है और हम लोग यहाँ पे अपोज कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि शैलेश भाई ने बोला कि जो सीएजी का रिपोर्ट है उसमें भी साफ तरह से बताया गया कि जो आईआईटी गोवा में है, नेशन में है, वो 3rd जन आईआईटी बोलते हैं उसको, वहाँ पे पूरा वैकेंसी खाली है। और हम हमारे नज़दीक, गोवा के नज़दीक जो आईआईटी है वो हमारे धारवाड़ में आईआईटी है, वहाँ पे लगभग 25% सीटें खाली है। और अगर आपको आईआईटी के लिए बच्चे चाहिए तो वहाँ पे भेज सकते हैं। यहाँ की जो एक सेल्फ सस्टेनेबल गांव है, यहाँ पे जो हमारा विलेज है वो पूरा सेल्फ सस्टेनेबल है। यहाँ पे सब कुछ होता है जो कि गोवा के लोगों के चाहिए। और मैं एक गोवा का सबसे फेमस फेस्टिवल है वो चतुर्थी फेस्टिवल है। और यहाँ से जो जाता है, जो हमारे गोवा के चतुर्थी फेस्टिवल को हम गणपति के साथ साथ नेचर की भी पूजा करते हैं। वैसे ये लोग पूरे साल में नेचर की पूजा करते हैं। हमने वहाँ पे जाके देखा कि वो कितना रिस्पेक्ट देते हैं। जो यहाँ के जानवर हैं उनके लिए भी उन्होंने एक कल्टीवेशन रखा हुआ है ताकि वो उधर से खा के जाए। और उन्होंने हमको बहुत स्टोरीज बताई कि जो बंदर है उनको उपद्रवी बोलते हैं हम, लेकिन वैसे नहीं है। यहाँ के बंदर इतना उनका उस पर जो प्यार है, इसलिए वो उनके कुछ नहीं हाथ लगाते क्योंकि वो उनको रखते हैं पहले से। और जो चतुर्थी होती है वहाँ पे जो हम माटोड़ी बोल के उनको लगाते हैं, वो पूरा माटोड़ी का सामान इसी गांव से लगभग हमारे फोंडा एरिया में पूरी जगह पे जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आया जो यहाँ पे डिस्ट्रक्ट कर सकता है तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। लोगों को जो सिटी में अभी हम देखे हैं कि फोंडा जैसे सिटी है, वहाँ पे हम लोग बाइसन देखते हैं जो इजीली आते हैं। हम वहाँ पे जो टाइगर होता है, जो बिपटा वाघ बोलते हैं हम उनको, लेपर्ड, वो वहाँ पे आते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। इसलिए सरकार से एक विनती है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर आप फिर भी सोचते हैं तो ये लोग हमको बताया कि हम जान देने के लिए तैयार है। और उनके साथ जो उनका अभी हमको जो ये मिल रहा है कि उनका जो इस मिट्टी के लिए जो लगाव है, उसको देखते हुए हम रेवोल्यूशनरी गोवंस की टीम भी उनके साथ
है, अभी हम उनके साथ सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं, उनके मीटिंग में पार्टिसिपेंट हो रहे हैं और ये हमारा गांव जैसा लग रहा है। और इन बच्चों के जो फ्यूचर है उनके लिए ये गांव बचाना चाहिए, ताकि आज हम सिटी के बच्चे को, अभी गोवा के ही बोलता है मैं, आप दिल्ली से इधर आते हो क्योंकि यहाँ पे नेचर अच्छा, लेकिन अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन कुछ गांव जो बचे हुए हैं वो हमारे जो सिटी के बच्चे हैं उनको भी अभी देखना चाहिए कि ये क्या क्या उधर लगाया जाता है। और सरकार को एक मैं बोलना चाहता हूँ कि आप डबल इंजन बोलते हैं, डबल इंजन के वजह से इधर सब डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आप जो कुछ भी वो बोलते हैं, जो भी डबल आपका ऊपर का इंजन जो बोलते हैं वो यहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, लेकिन वैसा नहीं होने देंगे। हम गोवा के लोगों को हम छोटा समझ रहे हैं तो हम आप अपनी ये रखो कि हम इतने से मानने वाले नहीं हैं। हम बहुत से लोगों को उनका जगह दिखाई हुई है। अगर हम आपको ऊपर उठा सकते हैं तो नीचे भी गिरा सकते हैं और उसी स्पीड से गिरा सकते हैं। और जो ये लोग है कोडारवासी है वो अभी रेडी है उनको नीचे बिठाने के लिए। वो किसी को नहीं अभी ये करने, इधर मोदी भी आया तो कुछ नहीं होने वाला है। ये मैं पहले से बोलता हूँ कि हमने उनकी ये देखी है, वो अभी आपको छोड़ने वाले नहीं है। यहाँ से IIT जानी ही चाहिए और कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ये सेल्फ सस्टेनेबल विलेज है, लोग उस पे अपना पेट भरते हैं और इसी के लिए वो कुछ भी करने को लिए तैयार है। अगली खबर का रुख करेंगे। कारजलम में चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 5 से अधिक बदमाशों ने दिन दहाड़े सामाजिक कार्यकर्ता रमाकांत पर हमला कर दिया। उन्होंने मुंह से लात मारे गए और चेहरे पर गोबर पोत कर सड़क पर फेंक दिया गया। रमाकांत का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें चाकू बंदूक दिखाकर धमकाया। देखिए, जिस तरह की गुंडागर्दी राज्य में अब बढ़ती जा रही है, पिछले 7-8 महीने का आप लोग ट्रेंड देखेंगे। अगर गोवा का उत्तर से दक्षिण तक हर रोज़ या हर हफ्ते को एक ना एक ऐसी वारदात होते जा रहे हैं। तो जिस तरह से हमला हुआ है जो सोशल एक्टिविस्ट रामा काणकोण के ऊपर, जब वो आज दोपहर को वरिष्ठ पत्रकार सोहरू विलिप जी के साथ खाना खाने के लिए गए थे, वहाँ रेस्टोरेंट से बाहर आते 5-6 लोगों ने मिलकर उनके ऊपर हमला किया, प्राणघातक हमला किया है, जिससे उनकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि उनके खून से आँख बह रहा है, आँख से खून बह रहा है, बदन पे मार्क्स है, प्राइवेट पार्ट्स पे अटैक हुए। तो इस तरह का अगर ये देखिए, ये एक डरावना जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है गोवा में, और होम डिपार्टमेंट पूरी तरह से इस पर चुपचाप बैठी हुई है। इसमें इस जो दिन दहाड़े ऐसे हो रहे हैं, जो भी कैपिटल सिटी में करंजले जैसे एरिया में अगर ये हो रहा है, और अभी लगभग 3 घंटे होने के बाद भी अभी तक एक्शन नहीं हो पा रही है कि CCTV फुटेज सब जगह पे मौजूद रहता है, सब डेटा सब जगह पे अवेलेबल है, और इस तरह का अगर हो रहा है, ये अत्यंत एक दुखद घटना हुई है। और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष जी विजय सरदेसाई ने हमें डायरेक्शंस दिया है कि रोड से कोर्ट तक रामा काणकोणकर के साथ पार्टी रहेगी, और जो इनको वारदात हुई है, जिन उनको सपोर्ट करना है रामा जी को, इस मामले में पार्टी पूरी तरह से करेगी। एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते भी उनके साथ हम रहेंगे, और जो कुछ करना है सरकार के दरबार में या कानून के दरबार में, ये हम करेंगे। क्योंकि ये घटनाएं जो हो रही है, ये घातक राज्य के लिए इसलिए है क्योंकि हमारा जो राज्य है टूरिज़्म राज्य है, और अगर इस तरह की घटनाएं अगर बढ़ती जाएगी तो एक मैसेज बाहर बुरा जाएगा कि गोवा में इस तरह की घटना हो रहा है, क्या हम लोग यूपी बिहार बनने की ओर बढ़ रहे हैं, क्या मिर्ज़ापुर बन रहा है क्या गोवा बोल के। सो ये होम मिनिस्टर को, प्रमोद सावंत जी को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, कानून व्यवस्था पे तुरंत मीटिंग बुलाना चाहिए, और ये गुंडा एलिमेंट्स को अपने जगह डालना चाहिए। हमें याद आता है जब हमारे बचपन में जब रवि नायक जी मंत्री थे उस ज़माने में, तो गुंडागिरी इन लोगों ने बंद की थी। अगर आपसे नहीं होता है, अगर आपके पास ज़्यादा काम इतना है कि आपको पूरा गोवा संभालना है, तो होम मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो निकाल के रवि नायक को दीजिए, वो एग्रीकल्चर लेके बैठे हुए हैं। ये तो एनीवेज ये आपकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि ये उनके अंदरूनी मामला है किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है, लेकिन देना है तो रवि नायक को दीजिएगा। इन्होंने इसके पहले दिखाया है कैसा हो सकता है। देखिए, हमने 1 साल से हम सवाल उठाते जा रहे हैं कि गोवा में लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है, बिल्कुल फेल हो चुका है, और इसके लिए बीजेपी की जो गोवा CM डॉक्टर प्रमोद सावंत की जो सरकार है, जो कि होम मिनिस्टर भी है, उनकी कंप्लीट नाकामी दिखाती है ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए। हमने देखा था कि पिछले 6 महीनों में कई सारे इंसिडेंट हुए जहाँ पे गन यूज़ हुए, राइफल जहाँ पे तलवारें यूज़ हुए, जहाँ पे चाकू यूज़ हुए। ये गोवा में ऐसा होता नहीं था, और हमने कहा था कि गोवा कहीं ना कहीं मिर्ज़ापुर बनता जा रहा है, और ये आज साबित हो गया कि गोवा इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर यहाँ पे है। दिन के 12-1 बजे के बीच में ये इस तरह की
हरकत होती है। इससे पता चलता है कि कोई ना कोई, किसी को फियर नहीं है, पुलिस का फियर नहीं है, ना सरकार का फियर है, ना किसी को किसी चीज़ का डर है। तो लॉ एंड ऑर्डर की कंप्लीट फेलियर हम इसे मानते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रहा है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इधर है ही, और एक सोशल एक्टिविस्ट पे अटैक नहीं है, गोवा के लोगों पे अटैक। आज अगर आप देखें जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, क्राइम, मर्डर, रेप, ये सब बढ़ता है। और ये आज जो रामा कांडकोणकर, एक सोशल एक्टिविस्ट जो इज़ द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, जो सरकार के विरुद्ध एक डेमोक्रेटिक वे एक प्रोटेस्ट करके जो हमारा संविधान ने हमारे लिए दिया हुआ हक है, उसको लेके वो आज प्रोटेस्ट करता है। और लोग आके उसको बताते हैं कि तुम गोवा का राखणदार बनना चाहते हो, तुम गोवा प्रोटेक्ट करेगा। तो ये एकदम लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज जो गोवा में हो रहा है, ये होम मिनिस्ट्री की फेलियर है। हमको लगता है कि ये गुंडा लोग, जो गुंडागिरी, आज का गुंडारा जो आपको देख रहा है, दिस इज बीइंग प्रमोटेड बाय दिस गवर्नमेंट। टुडे पीपल कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स कम हियर, क्राइम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस और पॉलिटिशियन उसके साथ है। उसको पुलिस और पॉलिटिशियन का साथ मिलके ये दादागिरी आज हो रही है। ये तीसरा अटैक है। और जो सैड पार्ट है कि इफ़ यू लुक एट द वे, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू मर्डर, क्लियर कट, 6 people with knives, with guns, with nunchakus. He's got head injuries, he's got injuries all over his body. If you look at it, things are going from bad to worse. Immediately ये जिन्होंने ये काम किया है उनको अरेस्ट करना है। और जो सोर्स जिनने कहा है इसको ये अटैक करने के लिए, because this has been done, someone has told him to attack Rama Kankondkar. And this is not for the first time. It's the failure of the police department. The DGP, the Home Ministry should act immediately. Law and order today, जो जनता, innocent citizens, are they safe? Goans, are we safe here in our own state? It is a big question mark. Overall, nothing expected from this government, because this government are backing these gundas. ये गुंडागिरी का सरकार है। अगली खबर का रुख करेंगे। परनेम की फिश मार्केट जर्जर हो चुकी है। छत और खंभे टूटे फूटे हैं। बारिश में पानी भरने की समस्या भी गंभीर है। नगर पालिका अध्यक्ष मनोज ने आश्वासन दिया है कि जल्द मरम्मत और नया भवन बनेगा। स्थानीय निवासियों और विक्रेताओं ने भी अपनी समस्याएं बताई। अभी डरने की वैसी कुछ बात नहीं है, क्योंकि हमने पिछले 2 साल में उसका रिपेयरिंग, जो रूफ का रिपेयरिंग था, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। और जो नीचे में गटर का पानी था, जो ये पिछली जो बारिश थी उसमें पानी बहुत आया था, हमको भी मालूम है। मगर इमीडिएटली हमने उस पर भी एक्शन करके PWD का सहारा लेके, हमारे MLA का सहारा लेके, उसमें से जो गटर का पानी था वो हमने नया गटर बनवाने की कोशिश की है। अभी आधा काम उसका हुआ है, आधा काम इमीडिएटली हम करने वाले हैं, जो टेंडर फ्लोट होने वाला है उसका, तो उसकी वजह से थोड़ा रुका है, तो वो भी हम करेंगे। अभी पानी की भी वैसी कुछ अभी समस्या नहीं है, क्योंकि हमने गटर करने के बाद तब से तो पानी अंदर नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, जो पिछले 8 दिन पहले जो ये की थी, मतलब न्यूज़ की थी कि 20 साल हुए, 25 साल हुए, इसका कुछ अभी तक एक भी नाला ये किया नहीं करके, वैसा कुछ नहीं है। हमने पिछले 2-3 साल पहला हमने वो रूफ का पूरा काम किया था। और बताने की बात यह है कि हम म्यूनसिपैलिटी का भी ध्यान है कि प्रायोरिटी पे वो लेने के लिए, मगर क्या है, हमारा जो बिल्डिंग है, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, उसमें ही वो टोटल प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। जो म्यूनसिपैलिटी बिल्डिंग जो फेज 1 अभी पूरा कंप्लीट होके हमने अभी इनॉग्रेशन किया है। अभी कल ही हमारा प्रोग्राम था जी सोडा का, तब हमको खुद मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे हमको मिले थे, तो उसने खुद बताया, बात की हमसे कि आपका प्रोजेक्ट हमने प्रायोरिटी पे लिया है और वो पास भी किया है करके। तो हमारा भी कोशिश है कि जल्दी वो प्रायोरिटी पे उसका जो सैंक्शन लिया है, उसका जो फाउंडेशन करके दूसरी फेज डाल के उसमें उसके अंदर ही वो फिश मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट भी है। तो इसके लिए हमारा पूरी कोशिश है कि प्रायोरिटी पे जो काम है वो हमको हम पूरी करने की हमारी कोशिश है। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि 50% जो है और 50% होने वाला है, जो आगे की इसमें
50 जो होने वाला उसमें क्या क्या रहेगा? उसमें सेम और बिल्डिंग आएगी जो हमारे आदि बनी हुई है, वैसे और बिल्डिंग आएगी। उसमें हमने हमारे मिनिस्टर को प्रपोज किया था कि हमको एक हॉल मांगता है करके, जो वेडिंग होते हैं ना उसके लिए हॉल मांगता है। उसके मतलब उसमें से हमको जो म्यूनसिपालिटी के लिए जो रेवेन्यू रहता है उसमें से जनरेट कर सकते हैं। वो ऐसे कमर्शियल जो कुछ रहेगा, ऑफिस रहेंगे, वो उसमें से हम वो ऐसा ही पोर्शन आधा रहेगा। और उसके बाद में वेजिटेबल मार्केट और फिश मार्केट है उसमें। जो अभी जो फिश अंडर बेल्ट है तो उनकी क्या दिक्कत है? आपके पास क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत आती थी, वही बोल रहे थे। दिक्कत जो बारिश के टाइम में उसकी दिक्कत आती है बहुत, जो पानी भरता था, तो उसके लिए हमने वो आपसे बोला कि जो गटर था, वो गटर का जो क्रॉस ड्रेन था वो पैक हुआ था। उसकी वजह से जो पूरा ऊपर से जो स्लोपिंग एरिया था उसमें से जो पूरा पानी आके फिश मार्केट में अंदर भरता था, क्योंकि रोड हाइट बढ़ गई है और हमारा जो फिश मार्केट है उसकी हाइट कम है, इसकी वजह से थोड़ा पानी भरता था। तो हमने वो देख के जांच करके पीडब्ल्यूडी का और हमारा एमएलए का सहारा लेके वही टाइम में जो पिछले टाइम में पानी भरा था, वही टाइम में उसके 8 दिन बाद हमने वो प्रायोरिटी पे लेके वो गटर का काम किया है। अभी तो फिलहाल इतना दिन से अभी तो पानी नहीं आ रहा है। और जो रूफिंग का भी काम था वो भी पिछला 2 साल में प्रॉब्लम हुआ था, वो भी हमने काम करके दिया है। तो अभी ये जल्दी प्रायोरिटी पे हमारा उधर का जो फिश मार्केट है वो हम डेमोलिश करके दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे और टेम्पोररी शिफ्ट करेंगे, और उधर नया हम फिश मार्केट बनाने का ऑलरेडी हमने प्रोजेक्ट लिया। यही वही जो लकड़ी का ढांचा ऊपर है, रूफ है, वही उसी के लिए थोड़ा उन लोगों को थोड़ा डर लगता है कि बहुत अगर आप ये पूरा ही करने वाले तो ठीक है। तो आप आश्वासन देते हैं कि ये पूरा ये हो जाएगा? आश्वासन हमको मैं भी दे रहा हूँ, हमारे एमएलए ने भी दिया है और मिनिस्टर ने भी दिया है कि कल ही बात किया है मिनिस्टर ने कि हम आपका प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किया है। और हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट है वो एक ही साथ है, जो बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और उसके साइड में ही हमारा फिश मार्केट वेजिटेबल मार्केट है, वो ऑलरेडी अप्रूव किया है मिनिस्टर ने। और इसकी वजह से हम अपने मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे को भी धन्यवाद। ये पहले तो खराब था, अभी सही किया है, 2 साल हुआ। तो पहले क्या क्या दिक्कत आती थी? पहला वही बरसात होता था तो पानी चूता था। हाँ। अभी सही है। ऊपर जो लकड़ी का ढांचा देख के आपको डर नहीं लगता इसके नीचे बैठने के लिए? नहीं ऐसा नहीं, मजबूत है। मजबूत है। हाँ। और पानी बारिश में नहीं आता? नहीं। तो जो फिश वाले जो बैठते हैं उनका कोई ये नहीं रहता है? नहीं, कंप्लेंट नहीं रहता? नहीं, कल तो नहीं रहा? नहीं। और अभी आपको अगर अच्छा ये अगर म्युनिसिपैलिटी ने बोला तो आप क्या बोलना चाहोगे? अब देने वाले ऐसा बोलते हैं आगे में, अगर दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या दिया तो बोलो ना आप। अब जो बोले थे आप कि यानी दुकान करके देगा, दुकान दिया तो और अच्छा रहेगा। नहीं, दुकान यानी ये बिल्डिंग वो बोले कि अगले साल की इसका काम शुरू हो जाएगा, उस पर आपका क्या कहना है? हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा हम लोग के। जी हाँ, वो अंदर में लगाएंगे। ये है नगर पालिका क्षेत्र में म्यूनसिपालिटी का मार्केट है, मच्छी मार्केट, फिश मार्केट। तो ये मार्केट बहुत साल से मैं ये बात पे अड़ा हूँ कि म्यूनसिपालिटी को बता रहा हूँ कि ये डेंजर है और इधर पानी इतना भरता है। मच्छी मार्केट में जो बैठे हैं वो धंधा करने को, मच्छी बेचने को, लेकिन उन लोग को ना पानी भी बैठना पड़ता है। बारिश के टाइम में पूरा भर जाता है। अभी तो गटर क्लीन किया है, लेकिन गटर क्लीन करने से पहले बहुत पानी आ जाता आता। अभी क्या मालूम नहीं, उतना पानी कम आता है। लेकिन ये म्यूनसिपालिटी एरिया है और मार्केट जो है ना रोड के नजदीक है। जो एमडीआर जो रास्ता है वो रोड के नजदीक है। और इधर सुबह सुबह देखा जाएगा तो पूरा गाड़ी का भीड़ रहता है और मेन रास्ता है। फर्स्ट तो ये रोड के ऊपर जो सब भाजी वाला भी बैठता है और मच्छी मार्केट के बाजू में रोड होने के कारण गाड़ी सब इधर लगाया रहता है और इधर ट्रैफिक रहने का कारण बहुत लोगों को तकलीफ होता है। और ये भाजी मार्केट तो आज के दिन ही रहता है ना? नहीं, वो तो भाजी मार्केट पूरा मार्केट जो है गुरुवार के दिन, बृहस्पति के दिन पूरा रहता है।
लेकिन ये एमडीआर रास्ता है, वो राइट किसने दिया है इन लोग को एमडीआर रास्ते पे वो मार्केट बनने को? वो रास्ता रहदारी करने के लिए है, लेकिन ये पीडब्ल्यूडी का रास्ता है। पीडब्ल्यूडी के रास्ते के ऊपर जो मार्केट बैठा है सब फुल जाम रखा है। दूसरा सर्विस रोड दूसरे बाजू में है, लेकिन वो साइड से जाएगा तो बड़ा बड़ा जो ट्रॉली भी है, गाड़ी जो है कंपनी के लिए जाता है, उन लोग को जाने को नहीं मिल रहा है। मेन तो ये बात है कि ये रास्ता पैक करने का कारण वो मालूम नहीं गिर रहा है कि और जगह जो है म्युनिसिपैलिटी ने देखना मांगता है, दूसरी जगह शिफ्ट करना मांगता है। उनके पास जगह नहीं है। जगह तो है, वो इधर बहुत जगह पे कर सकते हैं। उन लोग को लीज पे लेने के बाद वो जगह एक तो देवीदास शिरोडकर उसके सामने है, और नीचे की साइड जो रास्ता है पूरा ये अपना मांगर है, नीचे से कदम्बा बस स्टैंड से आगे तक। इसका जो ऊपर का जो वुडन स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपका क्या कहना? नहीं, ये बहुत साल हो गए। ये जो ऊपर का ये लकड़ा बिकड़ा है, सड़ गया, पूरा गिर गया था। कौल भी छप्पर जो है ना, बहुत जगह पे पानी गिर रहा था। वो मैं आगे सामने ये करके उन लोग के बात करके पूरा सामने ला के वो किया है, ठीक किया है। लेकिन अभी क्या मालूम है, जो ये मार्केट है वो मार्केट उसके आगे म्युनिसिपैलिटी है। म्युनिसिपैलिटी ये एरिया जो है ना 25 मीटर होने वाला है, और एरिया का सब हो गया है। तो आपकी क्या मांग है? सीधे बताइए, आपकी क्या ये मांग? 25 मीटर रोड होएगा तो रोड के लिए आजू बाजू में जगह जाएगा, सब ये मार्केट भी जाएगा, और म्युनिसिपैलिटी आगे है। तो म्युनिसिपैलिटी कायदे से बना है तो उसको ये पार्किंग मांगता है। पार्किंग, वो तो पार्किंग ही है नहीं। टीसीपी ने कैसा क्या उन लोग को परमिशन मिला, बिल्डिंग बनाने का परमिशन मिला? अगर ये इसका रिनोवेशन होता है तो पार्किंग की भी व्यवस्था करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सब करने वाला है तो पार्किंग का पहला व्यवस्था करना पड़ेगा। और बिल्डिंग जो म्युनिसिपैलिटी का बना है उसको पार्किंग नहीं है, और टीसीपी ने कैसा क्या परमिशन दिया मालूम नहीं। और आगे जो तकलीफ होने वाला है, और उससे पहले भी जो ये मांग रहे कि जल्द से जल्द ये रिनोवेट किया जाए। हाँ, इससे जो लोगों को तकलीफ होता है आने जाने के लिए, जो एमडीआर रास्ते पे जो पार्किंग रहती है, लोगों को आने जाने का तकलीफ हमेशा ही रहता है। वो तो उससे और ये गुरुवार होने के बाद ये बाजार जो होता है उसके बाद भी इधर भाजी मार्केट, फ्रूट मार्केट रहता है आजू बाजू में, वो खाली रहना मांगता है। उससे रोड क्लियर होने के बाद गाड़ी जा सकते हैं। वो एक्सीडेंट हो सकता है कि ये भाजी मार्केट बैठता है, फ्रूट भी बैठता है, उसके लिए एक्सीडेंट बहुत सारा हो सकता है। और अब बात करेंगे गोवा टैक्सी की, जहां पर्यटकों ने कहा कि गोवा में टैक्सी किराया अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। स्थानीय परिवहन व्यवस्था कमजोर होने से पर्यटकों को भारी खर्च उठाना पड़ रहा है। पर्यटकों ने ऐप आधारित टैक्सी सेवा शुरू करने की मांग की ताकि किराया पारदर्शी और सस्ता हो सके। राज टीवी ने कई पर्यटकों से बात की, आपको सुनाते हैं। टैक्सी का हमारे यहाँ से तो लगभग महंगा है यहाँ। तो आपको लग रहा है कि टैक्सी का रेट इधर ज्यादा है कंपेयर टू उधर? हाँ, बरोबर। तो और टैक्सी वालों का बिहेवियर कैसा है सर आपके? बिहेवियर मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते हैं ऐसा कुछ। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सी के इसमें क्या डिफरेंस है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सी को लेकर डिफरेंस हमको ये लगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है तो थोड़ा सस्ता है और टैक्सी यहाँ महंगा है, यही है मैडम। टैक्सी सिस्टम इज गुड, ड्राइवर्स आर आल्सो गुड, बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पर जो मतलब रेट्स है, टैरिफ है टैक्सी का, वो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा हाई है एज कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। और एक ये भी चीज़ है कि देयर आर नो कैब सर्विसेज अवेलेबल हियर लाइक ओला, उबर, रैपिडो, जो बाकी सारे स्टेट्स में अवेलेबल है वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। आई ट्राइड बुकिंग उबर लास्ट नाइट बिकॉज हमको साउथ गोवा कवर करना था, तो मैंने सोचा कि बाय उबर विल गो, बट ऐसा कुछ फैसिलिटी अवेलेबल था नहीं अनफॉर्चुनेटली, सो वी हैव टू लाइक बुक द लोकल कैब्स एंड ऑल।
तो आपको लग रहा है कि उसका रेट थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर? हाँ, अदर स्टेट्स अदर सिटीज ज़्यादा लगा मुझे. आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, यहाँ पर क्यों इतना हाइप है, क्यों इतना ज़्यादा रेट है. आई डोंट नो एग्जैक्टली द रीज़न, बट द थिंग इज़ दैट कि ओवर प्राइस लगा मुझे थोड़ा सा. मैंने यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं किया है बिकॉज बसेस का कंडीशन जो यहाँ मैं देखती हूँ वो इतना अच्छा नहीं है. अगर आप गुजरात में आओगे, वहाँ का AMTS है, BRTS है, वहाँ के बसेस आर मच बेटर एज कम्पेयर टू हियर. अगली खबरों का रुख करेंगे. खेल मंत्री रमेश तवड़कर और कार्यकारी निदेशक अजय गावड़े ने बताया कि गोवा को 19 दिसंबर तक नई खेल नीति मिलेगी. 2019 की नीति में कई खामियों को देखते हुए नए सुझाव क्लबों और संघों से लिए जा रहे हैं. नई नीति से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है. गोवा के स्पोर्ट्स क्षेत्र में गोवा सरकार एक नया कदम उठाने जा रहा है और वो है नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने का. मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो नए मंत्री बने थे रमेश तवड़कर, उन्होंने एक नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया जो अजय गावड़े थे. उन्होंने जब इसका बात संभालने का कदम ले लिया तो उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी है स्पोर्ट्स पॉलिसी गोवा में उसको नया बनाना है. और जो पॉलिसी अभी जो गोवा फॉलो कर रही है, जो गोवा स्टेट फॉलो कर रही है, वो 2019 का है और उसमें बहुत सारे फ्लोज है, बहुत सारे त्रुटियाँ हैं और जिनको सुधारने की ज़रूरत है. और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में जो कि 19 दिसंबर है, जो कि गोवा लिबरेशन डे है, उससे पहले नई पॉलिसी जो है वो फ्रेम हो जाएगी. और उसके लिए जो कदम डिपार्टमेंट को उठाना है वो उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है. और उन्होंने जो एसोसिएशंस है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, क्लब्स, जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स है, उनको मिलने की जारू किया है. और उन्होंने कहा है कि जो भी स्पोर्ट्स फेटर्निटी होगी, जिनको गोवा में स्पोर्ट्स को बढ़ाना है, जाके ग्रास रूट से लेके इंटरनेशनल लेवल तक जो भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाने की कोशिश करेगा, उनके लिए ये जो नई पॉलिसी है वो बेनिफिट रहेंगे. इसमें हर एक के लिए समानता रहेगी. स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो भी कोचेस की ज़रूरत होती है या फिर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, ग्राउंड्स की ज़रूरत, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, इन सबको ध्यान में रख के ये नई पॉलिसी बनाई जाएगी. और इसका जो घोषणा है वो बहुत जल्दी होने वाला है. लेकिन आपको बता दूं, अगर ये हो जाता है तो गोवा के जो स्पोर्ट्स क्षेत्र है, गोवा के स्पोर्ट्स क्षेत्रों को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी. और जो बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर है उनको भी बहुत सारा इसमें एक सहानुभूति और सपोर्ट मिलेगा. और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो गावड़े ने कारोबार संभाला तो उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ जो है उन्होंने सामने रखा है. जैसे कि अभी जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं वो कहीं ना स्कूल लेवल खेलने के बाद कई गायब हो जाते, तो उनको भी रिवाइव करेंगे. उनके डेटा जो है वो भी कलेक्ट करके उनको जो स्टेट लेवल को पहुंचाने के लिए उनको जो प्रैक्टिस है और ट्रेनिंग सेशन की ज़रूरत होती है वो भी उनको मिलेगा. मैं तुकाराम मराठे, राष्ट्र टीवी के लिए पणजी से. और अब बात करेंगे वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप की, जहां नीरज चोपड़ा का फीका प्रदर्शन. टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा 8वें स्थान पर रहे. उनका बेस्ट थ्रो 84.03 मीटर रहा. भारत के सचिन यादव ने शानदार प्रदर्शन किया और वो चौथे नंबर पर जगह बनाई. वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम 10वें स्थान पर रहे. अब बात करेंगे यूपी की, जहां पर बहराइच जिले के कैसरगंज और महसी तहसीलों के 1 दर्जन गांव में भेड़ियों के कथित हमलों की लहर ने दहशत फैला दी है. अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि पिछले 20 दिनों में 11 हमले में 2 बच्चियों की मौत हो गई, साथ ही 9 लोग घायल भी हुए. न्यूज एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने जानवरों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए वन अधिकारियों और अन्य राज्यों के विशेषज्ञों सहित 100 से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया है. देवी पाटन मंडल की एक वन रक्षक डॉक्टर सिमरन एम ने कहा कि एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है और टीमें थर्मल ड्रोन, नाइट विजन और कैमरे और कैमरा ट्रैप का इस्तेमाल कर रही हैं. इस बीच ग्रामीणों ने लाठियों के सहारे से गश्त करना शुरू कर दिया है. और अब बात करेंगे चुनावी राज्य बिहार की. बिहार सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ स्नातक पास बेरोजगारों को मिलेगा. उन्हें 2 साल तक हर महीने 1000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा. सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी. अगली खबर का रुख करेंगे. सितंबर में मौसम की मार जारी है. उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से तबाही है. उत्तराखंड के चमोली जिले में बादल फटने से कम 12 लोग लापता हो गए. स्थानीय प्रशासन एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही. देखते रहिए राष्ट्र टीवी. नमस्कार.